Good morning, all of you. My name is Abrar Ahmed. मेरा नाम अबरार अहमद है और मैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में एज ए लेक्चरर ज्योग्राफी काम करता हूं। प्यारे बच्चों, आज आपको बहुत खुशी होगी ये ऑनलाइन क्लास अटेंड करने से, क्योंकि हम जिस दौर से इस वक्त गुजर रहे हैं ये एक बड़ा मुश्किल दौर है और इस दौर में आपकी पढ़ाई या स्टडी पर कोई बैड इफेक्ट ना हो, उसके लिए दिल्ली सरकार ने ये व्यवस्था की है। हम आपके स्टडी के लॉस को कम से कम कर सकें और आपको आगे अपना कैरियर बनाने में आपकी मदद कर सकें, यही हमारा उद्देश्य है। प्यारे शिक्षार्थियों, आज हम इस क्लास में ये देखेंगे कि 12वीं क्लास की जो ज्योग्राफी है उसमें हमें एक साल पूरी जो जर्नी हमारी होगी इसमें, इस सेशन में हमें, इस पूरे सेशन में हमें क्या पढ़ना है और किस तरह से पढ़ना है। मैं समझता हूँ कि आप बहुत उत्साहित होंगे इस क्लास को लेकर और मुझे भी बहुत उत्साह है। मैं भी बड़ा उत्साहित हूँ आपसे बात करने के लिए, क्योंकि अब तक हम लोग केवल एक स्कूल के स्टूडेंट से जुड़ते थे और हमारी जो क्लासों का दायरा था, जो हमारा एरिया था क्लासों का, वो एक स्कूल तक सीमित था। आज मैं इस जो ये अपॉर्चुनिटी हमें मिली है, इसके माध्यम से डायरेक्टरेट के जो बहुत सारे बच्चे हैं उनसे मैं जुड़ा हूँ। तो जिस तरह से एक स्टूडेंट्स को ये बड़ा गर्व होता है कि मैं अमुक टीचर का स्टूडेंट्स हूँ, उसी तरह से मुझे भी बड़ा गर्व है कि आज मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से दिल्ली सरकार के जो स्कूल्स हैं उनके ज़्यादातर बच्चों से मैं जुड़ा हुआ हूँ। ये मेरे लिए बड़े फख्र की बात है। सबसे पहले हम जब इस साल की जर्नी देखते हैं तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ इस बात के लिए कि आपकी जो नया सेशन है इसकी शुरुआत है और इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और आशा है कि आप बहुत मेहनत से, बहुत शिद्दत से इस सेशन को करेंगे, क्योंकि आपकी लाइफ का ये सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आपकी स्कूलिंग ख़त्म हो जाती है और आगे कॉलेज और प्रोफेशनल का जो आधार है वो तैयार होता है। तो आपकी लाइफ का ये बहुत इम्पोर्टेंट ईयर है और इसमें की गई मेहनत आपके लिए बहुत उपयोगी आगे सिद्ध होगी और आप कहाँ आगे खड़े होंगे ये बात इस साल की हुई मेहनत पर डिपेंड करेगी। तो आज इस क्लास में सबसे पहले एक स्वाभाविक सा सवाल हमारे सामने ये उठता है कि पूरे सेशन की हमारी जर्नी क्या है, हमें इस सेशन में पढ़ना क्या है, हमें जानना क्या है, समझना क्या है और कैसे समझना है, कैसे पढ़ना है। ये दो क्वेश्चन हमारे मूलभूत क्वेश्चन हैं। पहली क्लास है तो आपके मन में स्वाभाविक रूप से दो क्वेश्चन होंगे, इस साल में हमें पढ़ना क्या है, ज्योग्राफी में हमारा क्या सिलेबस है, क्या हम उसमें पढ़ेंगे। क्योंकि आपकी जो एग्जामिनेशन बॉडी है जो आपको एग्ज़ाम कंडक्ट करती है वो सीबीएसई है और सीबीएसई हर साल अपना एक कार्यक्रम हर सब्जेक्ट का प्रस्तुत करती है कि इस साल में ये हमारा कंटेंट होगा। तो सबसे पहले उसको जानना अति आवश्यक है। अब अबरार जी इंग्लिश में भी बोलिएगा कृपया। ओके सर। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं जो आपकी जो बुक्स हैं इस साल की, ये मैंने आपके सामने स्क्रीन पर शेयर की हैं। इनमें फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी का हिंदी में नाम मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, दूसरी बुक का नाम इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, और तीसरी बुक प्रैक्टिकल इन ज्योग्राफी,
पार्ट सेकंड या भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य। तो इस साल की आपकी ये 3 बुक्स हैं जिनको आपको पढ़ना है और जिनमें आपका जो कंटेंट है वो दिया हुआ है। तो इन 3 बुक्स में एक बात आपको ध्यान रखनी है कि हमें एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उन्हीं को खरीदना है, क्योंकि मार्केट में अदर पब्लिशर्स और प्राइवेट पब्लिशर्स की बहुत सारी बुक्स होती हैं जो पूरी अप्रोप्रिएट नहीं होती, तो उन बुक्स को हमें नहीं लेना। और बुक्स आजकल हमारी ऑनलाइन अवेलेबल हैं एनसीईआरटी की वेबसाइट पर, वहाँ से भी आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। और आप 2020 2020 का जो आपका एडिशन है उसी को लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि एवरी ईयर हम बुक्स में कुछ संशोधन करते रहते हैं डाटा में। जैसे पिछले साल की बुक्स में ही कई चीज़ें नई हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो मूवमेंट है उसको ऐड किया गया है, नमामि गंगे का जो कंसेप्ट है वो ऐड किया गया है। तो ये पुरानी बुक्स में आपको नहीं मिलेंगी, जो नया एडिशन है उसी में ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो ये इस साल के 3 बुक्स मैंने आपके सामने शेयर की हैं। फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, इंडिया पीपल्स एंड इकोनॉमी एंड प्रैक्टिकल वर्क इन ज्योग्राफी पार्ट सेकंड। तो 3 बुक्स हैं आपकी जो आपको इस साल आपके सिलेबस की हैं और इनको आपको लेना है। और मुझे आशा है कि आप इनको डाउनलोड कर लेंगे एनसीईआरटी वेबसाइट से, और ये आपकी हेल्प करेंगे आपके साल के सिलेबस को कवर करने में। इसके आगे जो पहली बुक है आपकी फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, तो इसमें आपके 5 यूनिट हैं और 5 यूनिट में ये सारी डिवाइड है बुक्स। तो टोटल लेसन इस बुक में आपके 10 लेसन इसमें है आपके इस बुक में फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में। तो पहली बुक है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, ये 5 यूनिटों में डिवाइड है और इसमें 10 लेसन आपके हैं जो आपकी स्क्रीन पर हैं। पहला लेसन ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप, सेकंड लेसन पॉपुलेशन डेंसिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड लेसन पॉपुलेशन कंपोजिशन, फोर्थ लेसन ह्यूमन डेवलपमेंट, 5 लेसन प्राइमरी एक्टिविटी, 6 लेसन सेकेंडरी एक्टिविटी और 7 लेसन टर्शियरी एंड क्वाड्रेटी एक्टिविटी और 8 लेसन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, देन 9 ट्रेड इंटरनेशनल ट्रेड और 10 ह्यूमन सेटलमेंट। तो ये डिवाइड इनटू 5 यूनिट्स एंड ओनली 10 लेसन। तो 10 लेसन इस बुक के हैं और ये आपकी 5 यूनिट में डिवाइड है जो आपके सामने है। दूसरी बुक आपकी इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, ये भी आपकी 5 यूनिट में डिवाइड है और इसमें 12 लेसन्स आपके हैं जो आपको देखने हैं, क्योंकि जब हम इस बुक की बात करेंगे तो उन 12 लेसन की बात हम उस वक्त कर लेंगे। तो 2 बुक्स हैं, दोनों में कुल मिला के आपके 22 लेसन्स आपके हो जाते हैं। तो आज जब इनका हम डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं एग्ज़ाम के नज़रिए से, तो ये दोनों बुक्स आपके 70 मार्क्स का जो आपका पेपर आता है वो कवर करती है। 70 मार्क्स के पेपर में 35 मार्क्स आपको फर्स्ट बुक से आपको मिलेंगे और 35 मार्क्स आपके सेकंड बुक से होंगे। 35 मार्क्स का फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी और 35 मार्क्स आपके इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, इनसे होंगे। 70 मार्क्स का आपका पेपर होगा। 30 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल्स के हैं, जो आपका प्रैक्टिकल सीबीएसई की तरफ से कंडक्ट किया जाएगा। वो अलग एक इसका सिलेबस, उसका प्रैक्टिकल का अलग से सिलेबस होता है। तो आज हम जो बात करेंगे वो 70 मार्क्स का जो कंटेंट है इस पर हम बात करेंगे। हमारी ज्योग्राफी में सीबीएसई की तरफ से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है कि किस यूनिट में से कितने मार्क्स आएगा। 70 मार्क्स में से 10 मार्क्स के आपके का मैप वर्क होता है, 5 मार्क्स का फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी और 5 मार्क्स का सेकंड जो बुक है आपकी इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, उसमें से होता है। दैन 60 मार्क्स दोनों बुक्स का जो कंटेंट है वो कवर करता है। आपका 30 मार्क्स आपके फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी और 30 मार्क्स आपके इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। इसमें भी जब हम आगे देखते हैं
तो जो क्वेश्चन है आपके, जो आपका ब्लूप्रिंट आता है सीबीएसई की तरफ से क्वेश्चन पेपर का जो आता है, हमारे सामने एक अनफॉर्चुनेट एक कंडीशंस क्रिएट हुई हुई है इस वक्त कि हमारा जो इस साल का एग्ज़ाम है सीबीएसई का वो भी हमारा नहीं हुआ है। और जो ब्लूप्रिंट सीबीएसई ने हमें दिया है वो केवल एक हिंट सा देता है कि हमारे जो क्वेश्चन होंगे वो 3 कैटेगरी के क्वेश्चन होंगे। डेमोस्ट्रेट 29 मार्क्स का, एप्लीकेशन बेस 26 मार्क्स के, और फॉर्मुलेट टाइप के जो क्वेश्चन होंगे 15 मार्क्स के होंगे। लेकिन अभी इसमें ऐसा कोई हमें अभी डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने नहीं दिया है कि कितने 1 मार्क्स के कितने क्वेश्चन होंगे, 3 मार्क्स के कितने क्वेश्चन होंगे और 5 मार्क्स के क्वेश्चन कितने होंगे। बट अगर हम पिछले साल के जो सैंपल पेपर है, जो डिजाइन हमें दिया हुआ था, उसके आधार पर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 18, फर्स्ट 18 क्वेश्चन आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं होंगे पेपर में, और वो 1 मार्क, ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स। सेकंड सेक्शन आपका 3 मार्क्स का होगा, जिसमें क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21, 22 4 क्वेश्चन इस सेक्शन में है। एवरी क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स। थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, जो आपका तीसरा पार्ट है, ये आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन का होगा, और इसमें आपके 6 क्वेश्चन दिए हुए होंगे। एवरी क्वेश्चन कैरी 5 मार्क्स। देन क्वेश्चन नंबर 29, 5 मार्क्स मैप, जो फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में से होगा, और 5 नंबर का एक मैप आपका क्वेश्चन नंबर 30 जो होगा वो आपका इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी से। तो ये हमारे इस साल का जो पेपर आने वाला था, जो अनफॉर्चुनेटली अभी एग्जाम नहीं हुआ है, ये उसका पैटर्न था। तो हमें ये ध्यान रखना है कि इस बार क्वेश्चन पेपर में काफ़ी चेंजेस है। बस अभी तो हमें आज की क्लास के लिए थोड़ा सा हमें यही ध्यान रखना है कि सीबीएसई द्वारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा उसमें हमारा क्वेश्चन पेपर 70 मार्क्स का होगा, और उसमें हमारे 4 टाइप के क्वेश्चन आने की संभावना है। डेमोस्ट्रेट, या जो आपको इसमें आपके नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनको रखा गया है। और एप्लीकेशन में हम जो पहले से हमें नॉलेज गेन की हुई होती है, जो पहले से हमें नॉलेज होती है, उसको हमें यूज करना होता है और क्वेश्चन को ऑर्गेनाइज करना होता है, उसका आंसर हमें देना होता है। फॉर्मुलेट में आपके हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन होते हैं। तो ये है, अब कितने क्वेश्चन होंगे, क्या उनकी टाइपोलॉजी होगी, ये भी विषय हमें तब पता लगेगा जब सीबीएसई की तरफ से कुछ सैंपल पेपर हमें मिल जाए। तो ये हमारा कुछ डिज़ाइन है जो अब तक हमारे पास अवेलेबल है सीबीएसई की तरफ से, और ये मैंने आपके सामने रखा है। आशा है कि आपके अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसके आगे आपको एक और हमारे सामने प्रॉब्लम आती है कि हमारे एग्ज़ाम में 10 मार्क्स के मैप होते हैं। 5 मार्क्स का मैप ह्यूमन ज्योग्राफी में से है, और 5 मार्क्स का जो मैप है वो हमारा इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी से है। और इसमें बहुत सारे आइटम, हजारों आइटम्स हमारी बुक्स में दिए हुए होते हैं। तो हमें कौन से मैप तैयार करने हैं, उसका एक बिल्कुल प्रेस्क्राइब सिलेबस हमारे पास है। वो एक लिस्ट हमें दोनों बुक्स की अलग अलग दी हुई होती है सीबीएसई की तरफ से कि इन मैप्स में ही हमारे मैप्स आएंगे। जो डिजिट हमें मैप्स में दी हुई हैं, आपकी स्क्रीन पर जो ये मैंने शेयर की हुई है, ये ह्यूमन ज्योग्राफी की जो मैप्स की लिस्ट है वो लिस्ट है। और इसी तरह से दूसरी ये जो लिस्ट है ये हमारी दूसरी बुक की लिस्ट है। तो ये मैप, इन्हीं में से हमें मैप अलग से आने हैं। प्यारे शिक्षार्थियों, मैंने आपके लिए जिस टाइप के क्वेश्चन आए हैं उसी तरह से अपने प्रेजेंटेशन तैयार कर रखे हैं। थ्योरी के जो हमारे प्रेजेंटेशन हैं तो पहले मैं आज आपके सामने दिए गए वो हैं। उसके बाद में जो डायग्राम बेस्ड हमारे कुछ क्वेश्चन आते हैं उनका हमने दोनों बुकों से अलग से बिल्कुल डायग्राम्स निकाल के, लगभग 35 डायग्राम्स हमारी बुक्स में हैं दोनों में। उन 35 डायग्राम्स के ऊपर 2008 से और 2018 तक जितने भी क्वेश्चन डायग्राम्स और टेबल बेस आए हैं उनका हमने एक अलग से प्रेजेंटेशन तैयार किया हुआ है कि जब हम इन क्लास को कंटिन्यू करेंगे तो उसमें हम उनको शेयर करेंगे आपसे, और उसकी एक अलग से तैयारी हो जाएगी, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में डायग्राम और टेबल बेस्ड क्वेश्चन
लगभग आपके 5 मार्क्स से और 8 मार्क्स तक के क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी 3 मार्क्स का कोई टेबल डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, कभी 3 और 5 मार्क्स का आ जाता है। तो 8 मार्क्स तक के 3 और 8 मार्क्स तक का हमें डायग्राम उससे मिल जाता है। दूसरी बात कि मैथ के ऊपर हमने एक अलग से एक्सरसाइज और एक प्रेजेंटेशन बना रखा है कि 2008 से 2019 तक जितने भी मैप हमारे अब तक आए हैं उनको हमने एनालाइज किया है, और उसमें से कौन कौन से एरियाज हमारे इंपॉर्टेंट है जिनमें ज़्यादा रिपीटेशन होता है, जिनको हमें ज़्यादा तैयार करना है, वो हमने एक अलग से पीपीटी के माध्यम से आपको उसकी शेयरिंग की जाएगी, तैयारी की जाएगी। तो अभी तक हमने जो सीबीएसई का सिलेबस आपके सामने क्या है, इसको मैं एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर सकता हूँ। 3 बुक्स हैं आपकी। नंबर 1 ह्यूमन ज्योग्राफी, नंबर 2 इंडिया पीपल्स इकोनॉमी, और नंबर 3 भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य। 3 बुक्स हैं। 7 आपका जो एग्जाम है वो 2 भागों में है। 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल है और 70 मार्क्स की आपकी थ्योरी है। और इस थ्योरी में से आपको 23 मार्क्स का लाने सेपरेट वो ज़रूरी होते हैं। प्रैक्टिकल और थ्योरी को मिला के पास नहीं होते, इसमें प्रैक्टिकल अलग पास होना होता है और थ्योरी में हमें अलग पास होना होता है। तीसरी बात, ये जो हमारा सिलेबस है 10 लेसन हमारे फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में है, और 12 जो लेसन हैं हमारे वो इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी में है। तो ये हमारा पूरा कंटेंट है। 35 मार्क्स अलॉटेड है फर्स्ट बुक को और 35 मार्क्स अलॉटेड है सेकेंड बुक। तो ये इसके बाद में क्वेश्चन पेपर आपका जो है वो अभी पूरा डिजाइन हमें आया नहीं है, उसको जैसे ही आएगा हम आपको शेयर करें। तो मुझे उम्मीद है कि आपके को ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और तो आप मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि ये चीज़ें आपकी समझ में आ गई है या नहीं। प्लीज़ आप रिस्पॉन्स दें, रिजल्ट शेयरिंग करें। ओके, 86% स्टूडेंट्स कहते हैं कि समझ में आ गया है। 40% स्टूडेंट्स अभी बहुत से समझ नहीं पाए। मैं क्विक रिवीजन इसका एक बार मैं फिर आपके सामने कर रहा हूँ, ताकि जो 40% हमारे स्टूडेंट्स हैं इनको थोड़ा सा ये दोबारा रिवाइज हो जाए। आपकी 3 बुक्स हैं जो इस साल आपको पढ़नी है। फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, इंडिया पीपल्स एंड इकोनॉमी, और भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य। ये 3 बुक्स हैं जिनको आपको पढ़ना है। नंबर 2 70 मार्क्स का आपका पेपर होगा, जिसमें 35 मार्क्स आपके पहली बुक से और 35 मार्क्स आपके दूसरी बुक से होंगे। पहली बुक्स में आपके 10 लेसन हैं, दूसरी बुक में आपके 12 लेसन हैं, और दोनों जो है 5 यूनिट्स में दोनों बुक डिवाइड। सीबीएसई ने ज्योग्राफी में यूनिट के हिसाब से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया है। टोटल बुक 35 मार्क्स की एक और 35 मार्क्स की एक। तो ये 2 बुक्स आपके सामने इस तरह से हैं। क्वेश्चन पेपर का जो डिज़ाइन है वो हम शेयर करेंगे जब सीबीएसई उसे रिलीज कर देगी, तो उसके साथ हम कितने क्वेश्चन कितने मार्क्स के होंगे ये आपका जो होगा, ये आपका सैंपल पेपर आने के बाद होगा। तो ये मैंने क्विक थोड़ा सा आपका रिवीजन किया है जो आपका सीबीएसई का थोड़ा सा सिलेबस है, और मैं समझता हूँ कि अब जो 14% स्टूडेंट्स हैं उनकी क्वेरीज भी आपकी क्लियर हो गई होगी।
ये 2 लिस्ट है मैप की आपके सामने, ये फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी और ये आपकी पीपल एंड इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। अब हम आगे आपके जो बुक का पहला लेसन है ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप, इसको मैं आपको लेता हूँ और इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। पहला लेसन है, तो थोड़ा सा आपको यहाँ एक चीज़ समझनी होगी कि हम पढ़ने पढ़ाने की बात करते हैं, क्योंकि पढ़ने पढ़ाने में हम चीज़ों को समझ तो लेते हैं पढ़ने से, लेकिन हमारे सामने एक समस्या आती है कि हम सीखते तब हैं जब हम काम करते हैं। जब हम वर्क करेंगे तो हम सीखेंगे। तो इसलिए हमारी जो दूसरा क्वेश्चन मैंने रेज किया था आपके लेक्चर की शुरुआत में कि हमें क्या पढ़ना है, वो चीज़ें हमें क्लियर हो गई कि इस साल में हमें पढ़ना क्या है। और अब दूसरा जो क्वेश्चन है कि कैसे पढ़ना है, उस पर थोड़ी सी मैं चर्चा कर लेता हूँ कि हमें पढ़ना कैसे है। तो हमें वर्क करना, हमें काम करना है, क्योंकि अगर आप गाड़ी की ड्राइविंग को पढ़ेंगे तो पढ़ने से आपको नॉलेज तो हो जाएगी, लेकिन शायद अभ्यास के बिना आपको गाड़ी चलानी नहीं आएगी। तो जब तक हम काम नहीं करेंगे तो हम चीज़ों को सीखेंगे, और हमें सीखना है, समझना है, क्योंकि हमारा जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो पहले 3 हमें बताता कि हमारे सीखने की प्रक्रिया 3 फेज़ों में पूरी होती है। पहले हमें चीज़ों को समझना होता है, दूसरी बात हमें उनको व्यवस्थित करना होता है, और तीसरी बात हमें उनको एग्ज़ाम में प्रेजेंट करना होता है। और एग्ज़ाम में प्रेजेंट करने का तरीका हमारे पास आंसर को लिखना है। अगर क्लास में हमसे वर्बली पूछा जाता है तो हम बोल कर आंसर दे सकते हैं, बट हमारे जो मार्किंग होती है वो हमारी आंसर बुक से होती है, तो हमें हर हाल में लिखना होता है। तो हमारी जो सीखने की जर्नी है वो समझने, व्यवस्थित रखने और लिखने तक जाकर पूरी होती है। तो किसी भी कंसेप्ट को जब हम पढ़ेंगे, समझेंगे, तो हमें 3 फेज पूरे करने हैं। पहले उसको अंडरस्टैंड करना है, समझना है, फिर उसको ऑर्गेनाइज करके अपने पास संजो के रखना है ताकि वक्त पे वो काम आ सके, और थर्ड हमें उसको एक्सप्लेन करना है, रिटिन फॉर्म में उसको हमें प्रेजेंट करना है। तो 3 प्रोसेस हमें फॉलो होंगे, करने पड़ेंगे। किसी भी हम कंसेप्ट को जब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि डू यू अंडरस्टैंड, तो आपको ये तीनों प्रोसेस, जब आपके अंदर एक ऐसी एबिलिटी डेवलप हो जाएगी कि मेरी समझ में आ गया है, मेरे पास ये व्यवस्थित फॉर्म में है, और मैं अब इसको लिखने वाली स्थिति में आ गया हूँ, मैं इसको लिखकर प्रेजेंट कर सकता हूँ, तब आप यस आप कहेंगे, तब वो आपका एक प्रोसेस पूरा होता है कि ये चीज़ आपके समझ में आ गई। तो ये हमारा तरीका है कि हमें सीखना कैसे है। और मैं आपको एज ए टीचर में पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। आपने की जो लर्निंग की जो आपका प्रोसेस है, जो प्रोसेस आपके सीखने का जो प्रोसेस है, उसको आसान करना, उसमें हेल्प करना मेरी जिम्मेदारी है। मैं अबरार जी, यस सर। कृपया बीच बीच में अंग्रेजी भी बोलिएगा। जहाँ पे एक चीज आप हिंदी में बोलेंगे तो अंग्रेजी में भी उसका बोलिएगा। ओके आई एम सॉरी, मैं कर रहा हूँ, यस है सर। ना। काफी बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं कि इंग्लिश में बोलिए, इंग्लिश में बोलिए, ठीक है। ओके सर। तो सबसे पहले ये जो आपका फर्स्ट लेसन है, इसमें हमें पढ़ना क्या है, इस लेसन के माध्यम से हमें सीखना क्या है। हमें इसका कंसेप्ट मैप हमें बताता कि हम इस लेसन में क्या पढ़ेंगे, क्या सीखेंगे, कि क्या कंपोनेंट्स है, इसको हमें जानना है। तो ये आपका लेसन डिवाइड इनटू 9 कंपोनेंट्स। फर्स्ट लेसन डिपेंड ऑन 9 कंपोनेंट्स, जिनको हमें क्लियर करना है, जिनको समझना है। पहला जो इसका कंसेप्ट है, व्हाट इज द ह्यूमन ज्योग्राफी या मीनिंग ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। सेकंड जो इसका कंपोनेंट्स है, डेफिनेशंस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। पहला जो आपका कंटेंट है इस लेसन का, मानव भूगोल का अर्थ। दूसरा जो इसमें कंटेंट हमें समझना है, मानव भूगोल की परिभाषा। देन थर्ड जो इसका कंपोनेंट है वो नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी या मानव भूगोल की प्रकृति। फोर्थ जो आपका कंपोनेंट है वो मानव भूगोल का विषय क्षेत्र, एरिया, विषय क्षेत्र की हम बात करेंगे। फिफ्थ कंसेप्ट, समय के गलियारे में मानव भूगोल या डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी।
डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, और 6 जो कंपोनेंट्स हैं वो अप्रोचेज ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। 7th जो आपका कंटेंट है वो रिलेशन बिटवीन मैन एंड एनवायरनमेंट या मैन एंड नेचर, इसको हम देखेंगे। और इसमें हमें तीन बेसिक जो हमारे कंसेप्ट हैं, आपका निश्चयवाद, संभववाद और नव निश्चयवाद, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, पॉसिबलिज्म और न्यू डिटर्मिनिज्म। तो 3 हमारे कंसेप्ट हैं जो हमें इसमें देखने हैं। देन 8th जो हमारा कंसेप्ट होगा इसमें वो ब्रांचेज ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, एंड 9th जो होगा मेन ज्योग्राफर्स। तो टोटल लेसन हमारा ये 9 कंपोनेंट्स पर टिका हुआ है, जिनको एक एक करके हमें अलग अलग जानना है और समझना है। नंबर 1 मीनिंग ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, नंबर 2 definitions of human geography, number 3 nature of human geography, number 4 area या scope of human geography, development of human geography 5th, और approaches, human geography के approaches क्या हैं और nature क्या है और इसकी branches क्या हैं और इसके कौन कौन से जोग्राफर्स हैं जिन्होंने इसमें कंट्रीब्यूट किया है। तो ये आपका 9 जो कंपोनेंट्स हैं उन पर हमारा ये लेसन टिका हुआ। तो अब मैं सबसे पहले जो इसका पहला जो इसका कंसेप्ट है उसको मैं शुरू कर रहा हूँ, मीनिंग ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो जब मीनिंग ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी की बात आती है तो थोड़ा सा मैं यह स्वाभाविक रूप से हमारे 2 क्वेश्चन हमारे यहाँ खड़े होते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि हम ज्योग्राफी क्या है, और दूसरा यह है कि हम इसे पढ़ क्यों रहे हैं। तो 11th क्लास में आपने जो ज्योग्राफी पढ़ी, देखिए ज्योग्राफी आप 6 से और 10 तक जो पढ़ते आए हैं वो आपने ज्योग्राफी पढ़ी है एज ए सोशल साइंस, पार्ट ऑफ एज ए सोशल साइंस। 11th में आपने इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट के रूप में आपको ज्योग्राफी को पढ़ा है, और उसका फर्स्ट लेसन ही ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन आपने पढ़ा है, उसमें आपने देखा है। तो उसमें ये बात कही गई है कि भी हम, ये हमारा होम है, अर्थ इज आवर होम, अर्थ इज आवर हैबिटेट, हम इस पर रहते हैं और बहुत सारे जीवों के साथ, बहुत सारे छोटे बड़े जीव जंतुओं के साथ हम इस अर्थ पर रहते हैं, इनसे हमारा इंटरेक्शन होता है और इंटरेक्शन के जरिए हम वो कल्चरल एनवायरनमेंट तैयार करते हैं। तो ये समय के साथ बदलता रहता है, तो इसके चेंजेस के बारे में हमें उत्सुकता होती है, हमारे में क्यूरियोसिटी होती है हमारे मन में कि हम जाने कि ये क्या है, क्यों है, कैसे। तो इन क्वेश्चंस का आंसर देने की एबिलिटी हमारे अंदर ज्योग्राफी पैदा करती है। अगर हम देखें तो ज्योग्राफी वर्ड सबसे पहले जो ग्रीक स्कॉलर इरेटास्थनीज उन्होंने इसको यूज किया। सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द जो एक ग्रीक स्कॉलर हैं इरेटास्थनीज, उन्होंने इसको यूज किया और उन्होंने इसको बताया कि ये ज्योग्राफी 2 शब्दों से मिलकर बना है। इसके 2 पार्ट्स हैं, जियो प्लस ग्राफिक्स। जियो प्लस ग्राफिक्स, जियो मीन्स धरातल, अर्थ सरफेस। ग्राफिक्स मीन्स एक्सप्लेनेशन, वर्णन करना। तो शब्द के नजरिए से अगर हम देखें तो ग्रीक भाषा के जो शब्द हैं इनकी इस शब्द के नजरिए से देखें तो ज्योग्राफी इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ अर्थ सरफेस। ज्योग्राफी इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ अर्थ सरफेस, या भूगोल धरातल का वर्णन करता है। तो ये इसकी डेफिनेशंस होती है जो इरेटास्थनीज ने सबसे पहले ज्योग्राफी की डेफिनेशन। जब हम चारों तरफ देखते हैं धरातल के ऊपर तो इस पे हमें 2 तरह के एलिमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। कुछ एलिमेंट्स इस तरह के हैं जो हमें नेचर ने प्रोड्यूस किए, जो हमें नेचर ने दिए, नेचर के दिए हुए गिफ्ट। आपकी नदियां हैं, रिवर्स हैं, माउंटेन्स हैं, लेक्स हैं, डेजर्ट्स हैं, आपका एनवायरनमेंट है, ये सब हमें नेचर ने दिया हुआ, ये नेचर ने हमें प्रोड्यूस किया है।
दूसरी तरफ इनकी मदद से बहुत सारी चीजें मैन ने क्रिएट की हैं धरातल के ऊपर, इंसानों ने बनाई है। उन्होंने गांव बसाए हैं, नगर बसाए हैं, नहरें, पुल, सड़कें, ये सारी चीज उन्होंने बनाई है। तो दो तरह के एलिमेंट धरातल पर मिलते हैं, नेचर द्वारा दिए हुए और मैन मेड। जो हमें नेचर ने जो एलिमेंट हमें दिए हैं उनको हम फिजिकल एलिमेंट्स बोलते हैं, और जो ह्यूमन द्वारा बनाए हुए हैं वो मैन मेड या ह्यूमन मेड हम उनको कह सकते हैं। तो जो नेचर द्वारा बनाए हुए जो एलिमेंट्स हैं उनको हम फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, जो हमने 11वीं में पढ़ा है। उसमें आपने स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, ये सारे आपने परिमंडल पढ़े होंगे। उसमें सारा जो पूरा भूगोल था वो हमारा जो नेचर द्वारा जो हमारी चीजें दी हुई हैं वो हमने सारी उसमें पढ़ी है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, एटमॉस्फेयर, क्लाइमेट, ये सारी चीजें हमने 11वीं क्लास में पढ़ी हैं, जो फिजिकल ज्योग्राफी में हम पढ़ते आए। मैन मेड जो भी चीजें हैं वो सारी हम ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। तो अगर हम देखें तो ह्यूमन ज्योग्राफी एक ऐसा ऐसा साइंस है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मैन मेड जो एलिमेंट हैं अर्थ सरफेस पर उनका डिस्ट्रीब्यूशन करता है। और ये कैसे बने, कब बने, कहाँ बने, इन क्वेश्चनों के खोजने का प्रयास हम ह्यूमन ज्योग्राफी में करते हैं। तो साधारण से शब्दों में अगर हम बात करें तो ह्यूमन ज्योग्राफी में हम धरातल के ऊपर उसके भौतिक पर्यावरण से जो इंटरेक्शन होता है उसके द्वारा जो चीजें तैयार की जाती हैं उनको हम ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ह्यूमन ज्योग्राफी एक मोटे तौर पर इसका क्या एक परिचय है वो आपकी समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा मैं आपको एक इसके बारे में थोड़ा सा और आगे मैं बताता हूँ कि जो ज्योग्राफी है ये अर्थ को मैन के होम के रूप में, होम घर के रूप में समझती है, और उन सारे एलिमेंट्स का हम इसमें अध्ययन करते हैं जिन्होंने ह्यूमन को डेवलप किया है, जिन्होंने ह्यूमन को पोषित किया है, जो उसको पाला है। इसकी दो ब्रांचेज हैं, भौतिक भूगोल फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी में हम जो फिजिकल एलिमेंट्स हैं उनको पढ़ते हैं, जो हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट है उसकी स्टडी करते हैं। और ह्यूमन ज्योग्राफी में हम जो करते हैं उसके 4 एलिमेंट्स हैं उनको हम पढ़ सकते हैं कि आप ये फिजिकल रिलेशन बिटवीन फिजिकल एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन बीइंग, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्स। तीसरा, जो उन परिघटनाओं को के घटने के कारण कॉजेज पढ़ते हैं कि ये एलिमेंट्स क्यों किस तरह से तैयार हुए हैं, इनके कारण क्या है, ये जो एलिमेंट्स ये घटनाएं हो रही हैं धरातल के ऊपर इनके कारण क्या है, और जो भिन्नताएं हैं एक दूसरे क्षेत्र के अंदर एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र से क्यों अलग है, क्यों भिन्न है। तो ये सारी चीजें हम मानव भूगोल में पढ़ते हैं। तो आशा है कि मानव भूगोल का अर्थ क्या है ये अब आप कंसेप्ट आपके सामने क्लियर हो गया होगा। मैं एक पोल लेता हूं आपसे, तो आप मुझे थोड़ा उसका आंसर देंगे कि क्या आपके ये क्लियर हुआ है। ओके, अभी बच्चों के जो रेस्पॉन्स है उससे लगता है कि अभी ये क्लियर नहीं है। तो 71% पोल आप बताता है कि ये अभी कंसेप्ट क्लियर नहीं है। मैं इसको दोबारा रिवाइज करता हूँ। ज्योग्राफी शब्द का सबसे पहले यूज एक ग्रीक स्कॉलर इरेटास्थनीज ने किया। इन्होंने भूगोल को
की उत्पत्ति दो शब्दों से बताई है, जियो प्लस ग्राफिक्स। जियो का मीन्स होता है धरातल और ग्राफिक्स का मतलब होता है वर्णन करना। तो शाब्दिक अर्थ की दृष्टि से हम समझते हैं कि भूगोल का अर्थ धरातल का वर्णन करना है। हम देखते हैं कि धरातल पर दो तरह के एलिमेंट्स आपके पाए जाते हैं, फिजिकल एलिमेंट्स और मैन मेड एलिमेंट्स। फिजिकल एलिमेंट्स का जो स्टडी है वो हम फिजिकल ज्योग्राफी में करते हैं, जो हमने 11th में किया। और मैन मेड एलिमेंट्स या ह्यूमन एलिमेंट्स की जो हम स्टडी करते हैं वो मानव भूगोल में करते हैं। तो मानव भूगोल एक ऐसा विज्ञान है, एक ऐसा विषय है जिसमें मानव द्वारा अपने भौतिक वातावरण के साथ इंटरेक्शन करके जो फिनोमेना तैयार किया जाता है उसका इसमें वर्णन किया जाता है। तो ये आपका एक सरल सा कंसेप्ट है कि मानव भूगोल है क्या। मानव भूगोल एक ऐसा विज्ञान है जिसमें धरातल पर मानव के द्वारा अपने भौतिक पर्यावरण के साथ इंटरेक्शन करके जो फिनोमेना तैयार किया जाता है उसको मानव भूगोल में उसका अध्ययन हम करते हैं। इसके बाद मैं दोबारा ये कोशिश करता हूँ आपसे पोल की कि क्या ये चीज़ आपकी समझ में आई है या नहीं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं ज्योग्राफी की डेफिनेशंस की। इसके डेफिनेशंस क्या है? ज्योग्राफी की डेफिनेशंस के बारे में सबसे पहले ज्योग्राफी को, ये ह्यूमन ज्योग्राफी को एक सेपरेट साइंस के रूप में जो ऑर्गेनाइज किया है वो हमारे एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं रेटजेल, उन्होंने किया। तो रेटजेल ने ज्योग्राफी की जो परिभाषा देते हुए कहा है वो आपके सामने स्क्रीन पर है कि ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन ह्यूमन सोसाइटीज एंड अर्थ सरफेस। ये एक रिलेशनशिप है को एक्सप्लेन करती है जो ह्यूमन सोसाइटीज और अर्थ सरफेस के बीच पाई जाती है। मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। तो ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटीज एंड अर्थ सरफेस। तो ये जो परिभाषा है ये आपकी रेटजेल की है। रेटजेल की परिभाषा को अगर हम देखें तो इसने अपनी परिभाषा में 4 शब्दों का यूज किया है। 4 मेन वर्ड्स हैं जो इनकी परिभाषा में है कि ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडी करती है रिलेशनशिप, एक रिलेशनशिप की स्टडी करती है। और रिलेशनशिप किसके बीच में है? मानव समाजों या ह्यूमन सोसाइटीज मीन धरातल पर रहने वाले लोगों, वो जहाँ भी हैं जैसे भी हैं, किसी कंट्री में हैं, किसी आप महाद्वीप में हैं, वो सब ह्यूमन सोसाइटीज में आते हैं। और उनका अर्थ सरफेस मीन्स उनका फिजिकल एनवायरनमेंट। अर्थ सरफेस का जो यहाँ एक ब्रॉड मीनिंग है, अर्थ सरफेस पर जो फिजिकल एनवायरनमेंट है तो उसकी बात रेटजेल ने की है। और इसके इंटर रिलेशनशिप को ही इन्होंने मानव भूगोल माना है। साइंटिफिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटीज एंड अर्थ सरफेस कॉल्ड ह्यूमन ज्योग्राफी। तो ये परिभाषा आपकी रेटजेल द्वारा दी हुई है। इसके बाद दूसरी जो परिभाषा है वो दी हुई है एलन सी सैंपल
ये एक अमेरिकन जोग्राफर हैं और इन्होंने जो ह्यूमन जोग्राफी की जो डेफिनेशन दी है, ह्यूमन जोग्राफी इज द रिलेशन चेंजिंग रिलेशनशिप, स्टडी ऑफ चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन अनरेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल अर्थ। ह्यूमन जोग्राफी स्टडी ऑफ चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन अनरेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल अर्थ। इन्होंने कहा है कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। एलन सी सैंपल की जो परिभाषा है उन्होंने उसमें कहा गया है कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। तो अगर हम देखें, हम बात करें तो एलन सी सैंपल की परिभाषा में भी वही 4 शब्द हैं। पहला शब्द है अनस्टेबल अर्थ। अनस्टेबल अर्थ मीन्स फिजिकल एनवायरनमेंट, और ये अनस्टेबल है, ये बदलता रहता है, इसमें चेंज होते रहते हैं, जो नेचुरल लॉज हैं उसमें चेंज लाते रहते हैं। जहां आज आपके माउंटेन्स हैं, कभी किसी टाइम में यहाँ पर माउंटेन्स नहीं थे, दूसरी चीजें थी। तो ये जो फिजिकल एनवायरनमेंट है, बदलता हुआ एनवायरनमेंट है, ये ऐसा ही नहीं रहता है सब। तो अनस्टेबल अर्थ, बदलती हुई पृथ्वी, चेंज होती हुई पृथ्वी, और इस पर रहने वाला जो मानव है, जो भी जहाँ रहता है, जो भी मानव है वो क्रियाशील है, वो कभी शांत नहीं रहता है, वो अपनी बुद्धि, अपनी टेक्नोलॉजी के बल पे कुछ ना कुछ करता रहता है। तो अनरेस्टिंग मैन, तो अस्थिर पृथ्वी और अनरेस्टिंग मैन की बदलते हुए संबंध, चेंजिंग रिलेशनशिप की बात इन्होंने एलन सी सैंपल ने अपनी परिभाषा में की है। तो अनरेस्टिंग मैन, अनस्टेबल अर्थ और चेंजिंग रिलेशनशिप की बात इन्होंने अपनी डेफिनेशन में की है। तो आप एक सिंपल सी परिभाषा बना के लिख सकते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन अनरेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल अर्थ। तो ये आपकी एलन सी सैंपल की परिभाषा आपको दे सकते हैं। थर्ड जो आपकी परिभाषा है, इसमें वो पॉल विडाल डे ला विलास ने दी है, और इन्होंने जो मानव भूगोल की परिभाषा देते हुए कहा है कि हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम और इस पर रहने वाले जीवों के मध्य जो रिलेशनशिप है, जो संबंध है, उसको ही हम ह्यूमन ज्योग्राफी कहते हैं। तो पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले फिजिकल लॉज गवर्निंग आवर अर्थ। पहली बात इन्होंने की है कि फिजिकल लॉज गवर्निंग आवर अर्थ, जो फिजिकल लॉज हमारे अर्थ को गवर्न करते हैं वो, और लिविंग थिंग्स, जो भी मनुष्यों के साथ बहुत सारे जीव जंतु इस पर रहते हैं, उनके बीच की रिलेशनशिप को साइंटिफिक तरीके से एनालाइज करना ही ह्यूमन ज्योग्राफी का काम। तो पॉल विडाल डे ला विलास की डेफिनेशन है, और इन्होंने इसको भी हम सिंपल से शब्दों में कह सकते हैं कि जो हमारे फिजिकल लॉज हमारी अर्थ को गवर्न करते हैं, और जो इस पर रहने वाले जो हमारे लिविंग थिंग्स हैं, उनके बीच में जो रिलेशनशिप है उसको साइंटिफिक तरीके से एनालाइज करना, एक्सप्लेन करना ही ह्यूमन ज्योग्राफी कहलाता है। तो ये थर्ड डेफिनेशन आपकी बुक में 3 डेफिनेशन की बात की गई है। इसके अलावा एक डेफिनेशन और जो हमारे मॉडर्न ज्योग्राफर हंटिंगटन इन्होंने दी है। इन्होंने इसकी परिभाषा देते हुए कहा है कि मानव भूगोल भौगोलिक पर्यावरण और मानवीय क्रियाओं तथा गुणों के पारस्परिक संबंधों की प्रकृति का एवं वितरण का अध्ययन। तो लगभग वही बात इन्होंने की है, फिजिकल एनवायरनमेंट और ह्यूमन एक्टिविटी और एबिलिटी से जो कल्चरल एनवायरनमेंट तैयार होता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसके कारण, ये सारी चीजें हम ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। तो ये हंटिंगटन की परिभाषा भी है। अब इस तरह से हम जब इन 3 या 4 परिभाषाओं को हम एनालाइज करते हैं, तो एक परिभाषा हम अपनी तरफ से बना सकते हैं कि मानव भूगोल एक ऐसा साइंस है, एक ऐसा विज्ञान है कि जिसमें हम धरातल के विभिन्न भागों में रहने वाले जो ह्यूमन बीइंग्स हैं और उनका जो
फिजिकल एनवायरनमेंट, इसकी इंटर रिलेशनशिप से जो भी कल्चरल एनवायरनमेंट तैयार हो जाता है उसका साइंटिफिक स्टडीज में ज्योग्राफी में की जाती है। तो पृथ्वी के विभिन्न भागों में रहने वाले मानव समूह तथा उसके भौतिक पर्यावरण के बीच जो भी अंतर क्रिया होती है और उससे जो भी आपका जो कल्चरल एनवायरनमेंट तैयार होता है, तो उसको हमें एक्सप्लेन करना, उसको एनालाइज करना ही ह्यूमन ज्योग्राफी कहलाता है। तो आशा है, मैं समझता हूँ कि 4 परिभाषाएं और इनके माध्यम से आपको इसके डेफिनेशन समझ में आ गए होंगे। तो एक ब्रॉड कंसेप्ट हमारे दिमाग में बन गया होगा कि भी ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है और हम इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैं दोबारा इसको थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ। इसकी 3 परिभाषाएं आपकी बुक्स में हैं, जो रेडजेल की है और एलन सी सैम्पल की और आपका पॉल विडाल डिराजलास की, और हंटिंगटन की परिभाषा क्योंकि वो मॉडर्न जोग्राफर हैं तो मैंने उसके आपके सामने रखी है, और उसके आधार पर हम एक अपनी परिभाषा आपको के बनाकर हम अपनी तरफ से इसके लिख सकते हैं। तो शिक्षार्थियों, ये क्वेश्चन एग्जाम में 1 नंबर में भी आ सकता है, 3 नंबर में भी आ सकता है और 5 नंबर में भी आ सकता है। तो पहले इसको समझना है, फिर आपको इसको व्यवस्थित करके अपने पास रखना है और फिर इसको एक्सप्लेन करने की स्थिति में। अब अगर ये क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आपका 1 मार्क्स का आता है कि व्हाट इज द ह्यूमन ज्योग्राफी, तो आप सिंपल सी एक लाइन में इसका आंसर आप दे सकते हैं कि ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड फिजिकल एनवायरनमेंट। आप सिंपल सी परिभाषा इसकी आप दे सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स में आता है तो अब आपका जो काम है वो एक लाइन के आंसर से नहीं बनेगा, उसमें कम से कम आपको 3 बातें इसमें आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। तो सिंपल सी आप बता सकते हैं। फर्स्ट लाइन में आप ये बताएंगे कि ह्यूमन ज्योग्राफी एक ब्रांच है ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी 2 शब्दों से मिलकर बनी है, जियो प्लस ग्राफिक्स। जियो का अर्थ धरातल और ग्राफिक्स का अर्थ है वर्णन करना। तो धरातल का वर्णन करना, धरातल पर हमारे 2 तरह के फिनोमिना है, फिजिकल फिनोमिना एंड मैन मेड फिनोमिना। तो ह्यूमन ज्योग्राफी में हम मैन मेड फिनोमिना के डिस्ट्रीब्यूशन और उसके जो कॉजेज और उसकी जो लोकेशन, इनकी बात करते हैं। फिर उसके बाद में आप इसमें आगे थोड़ा और एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इसकी डेफिनेशन हमारी इन लोगों ने जिस तरह से दी है, उसमें आप रेड जेल की डेफिनेशन और आप एलन सी सैम्पल की डेफिनेशन और पॉल विडाल डिराजलास की डेफिनेशन आप इसमें दे सकते हैं। तो ये आपका 3 नंबर या 5 नंबर के क्वेश्चन को कवर करेगा। आजकल एक नया ट्रेंड सीबीएसई में चल रहा है, जो क्वेश्चन पेपर आते हैं कि किसी एक डेफिनेशन को उठा के दे दिया जाता है कि ज्योग्राफी इज द साइंस ऑफ changing relationship between man, unstable man and unstable earth। तो अब ये कोटेशन उठा के दे दिया और आगे दिया जस्टिफाई द स्टेटमेंट। तो आपको इस तरीके से आप का क्वेश्चन सीबीएसई में इस तरह से बन के भी आ जाता है। 1 नंबर के क्वेश्चंस में आपके ये ऑप्शंस में भी कर दे सकते हैं कि ये परिभाषा किसी एक डेफिनेशन को उठा के दे दिया, उसके नीचे 3 आपके ऑप्शन दे दिए कि ये किस राइटर्स की परिभाषा हो सकती है। तो इस फॉर्म में आपके ये क्वेश्चन पर बन सकते हैं, तो सीबीएसई में आते रहे हैं। कई बार ये क्वेश्चन सीबीएसई में आया कि मानव भूगोल क्या है, इसकी परिभाषा दीजिए, और अलग अलग एक 1 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आ जाता है, 3 मार्क्स के में भी आ जाता है और 5 मार्क्स के में भी आ जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये डेफिनेशंस वाला और ये मीनिंग वाला कंसेप्ट आपके सामने क्लियर होगा। प्लीज आप अपना पोल से मुझे बताएं थोड़ा सा, मैं क्योंकि थोड़ा फिलोसफिकल टाइप है तो इसलिए थोड़ा सा मुझे ये कि क्लियर अगर है तो फिर मैं आगे बढ़ूँ।
ओके, अभी इसे दोबारा रिवाइज करने की जरूरत है। तो दोबारा इस पूरे कंसेप्ट को थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ ताकि आपके थोड़ा क्लियर हो जाए चीज़ें, क्योंकि अभी थोड़ा सा रिस्पॉन्स अभी बहुत अच्छा नहीं है इसका समझ में आने का। देखिए, ये सीबीएसई में ये क्वेश्चन 3-4 फॉर्म में आ सकता है। पहली फॉर्म में हो सकती है सीधा क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि मानव भूगोल की परिभाषा दीजिए या अर्थ बताइए। दूसरी फॉर्म में हो सकती है कि कोई एक परिभाषा तो दे दी जाए उठा के और उसको आपसे जस्टिफाई करा ले या आपसे ये पूछ ले कि भी आप इसको प्रूव कीजिए। तीसरी बात ये कि हम इसमें ऑप्शंस में इसके कुछ ऑप्शन देके एक परिभाषा देते हैं, ये परिभाषा किसने दी। इस तरह से ये क्वेश्चन इस पे सीबीएसई में आता रहा है कि मानव भूगोल क्या है। तो जब कंसेप्ट के समझने की बात है तो हमें शुरू करना होगा इस कंसेप्ट को आपके ज्योग्राफी से। ज्योग्राफी क्या है? कि ज्योग्राफी धरातल का विज्ञान है। ये धरातल का वर्णन, धरातल को, अर्थ सरफेस को एक्सप्लेन करती है। ज्योग्राफी द साइंस ऑफ अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस को एक्सप्लेन करने वाला साइंस। और अर्थ सरफेस पर आपके दो तरह के फिनोमेना आपको मिलते हैं। एक फिजिकल फिनोमेना जो हमें नेचर ने बनाए हैं, दूसरा फिनोमेना जो हमारा मैन मेड फिनोमेना है, जो नेचर के सहयोग से इंसानों ने बनाया। तो ये दो तरह के फिनोमेना है, इसीलिए भूगोल को हम दो भागों में बांट देते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी में हम फिजिकल फिनोमेना को पढ़ते हैं और ह्यूमन ज्योग्राफी में हम जो फिजिकल फिनोमेना की मदद से जो मानव ने जो फिनोमेना रचा है, जो तैयार किया है, उसको रचते हैं। क्योंकि इंसान ने धरातल पर बहुत कुछ बनाया है। जब आप चारों तरफ देखेंगे, गांव, खेत, खलिहान, पुल, नहरें, आपके मॉल, बाजार, ये सारी चीजें हमारी मानव ने बनाई है अपने फिजिकल एनवायरमेंट। तो इनको ही पढ़ना, इनको ही समझना, कोई भी चीज कहाँ है, कैसे है, क्यों है, ये तीन क्वेश्चनों के आधार पे हमको एनालाइज करना ही मानव भूगोल कहलाता है। तो ये मानव भूगोल का अर्थ है। तो सिंपल सी एक परिभाषा मानव भूगोल को कह सकते हैं कि ह्यूमन ज्योग्राफी इज द साइंस ऑफ रिलेशनशिप या इंटर रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन बींग्स। दोनों के बीच के रिलेशनशिप की स्टडी ह्यूमन ज्योग्राफी में की जाती है। इसकी परिभाषाएं अलग अलग दी हैं। रेडजेल ने इसकी जो परिभाषा दी है वो मानव भूगोल, मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। तो रेडजेल ने ह्यूमन ज्योग्राफी को रिलेशनशिप बताया है ह्यूमन सोसाइटीज एंड अर्थ सरफेस के बीच। जो इनकी रिलेशनशिप डेवलप होती है उसी का जो हम स्टडी है वो हम ह्यूमन ज्योग्राफी में करते हैं। तो मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का अध्ययन है। अगर हम इसको जो थोड़ा इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो समझ लें, ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटीज एंड अर्थ सरफेस। आपकी दूसरी जो परिभाषा है वो आपकी एलन सी सैंपल की है। इन्होंने बस इस परिभाषा को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है। बात वही इन्होंने भी ये तीन ही की है कि ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन अनरेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल अर्थ। बदलती हुई पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच जो बदलते हुए संबंध हैं उनका अध्ययन करना ही मानव भूगोल कहलाता है। ये परिभाषा आपकी जो है एलन सी सैंपल ने दी। तीसरी बात, जो हंटिंगटन है, इन्होंने जो परिभाषा दी है वो ये कहते हैं कि हमारे जो फिजिकल लॉज हमारे अर्थ को गवर्न करते हैं, बहुत सारे फिजिकल लॉज हैं जो हमारे अर्थ को गवर्न कर रहे हैं। कि हवाएं चलती हैं, आपका जो माउंटेन बनते हैं, ये सारे फिजिकल लॉज हैं जो हमारे अर्थ को गवर्न करते हैं। और इन पर जो रहने वाले लिविंग थिंग्स, इंसान ही नहीं, उसके साथ में बहुत सारे जो जीव जंतु रहते हैं, उनके बीच रिलेशनशिप को, जो रिलेशनशिप है, इसको हम ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। तो ये पॉल विडाल डे ला वेलास की परिभाषा है। और अगर हम इन तीन परिभाषाओं के आधार पर हम कहें तो सिंपल सी बात ये निकल के आ जाती है कि
मानव भूगोल वह विज्ञान है या वह विषय है जिसमें पृथ्वी के विभिन्न भागों में रहने वाले मानव समूह, डिफरेंट एरियाज में जो भी ह्यूमन बींग्स रहते हैं वो, और जो जहाँ रह रहा है उसका फिजिकल एनवायरनमेंट, उसके बीच में जो भी एक्शन इंटरेक्शन होता है वो क्रिएट होता है, उसकी साइंटिफिक स्टडी को ही हम ह्यूमन ज्योग्राफी कहते हैं। तो ये आपका ह्यूमन ज्योग्राफी की एक डेफिनेशन हो सकती है। आपके अगर क्वेश्चन आता है तो आपको 5 नंबर का भी अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आपको 5 पॉइंट्स में आपको इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना होगा। मैं समझता हूँ अब ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। प्लीज मुझे थोड़ा सा आप अपना व्यू बताएं पोल के जरिए, जिससे मैं आगे बढ़ूं। Do you understand? Please give the response. Okay, thank you. अब हम इसके जो इस टॉपिक का जो सेकंड पार्ट है, जो सेकंड कंपोनेंट्स है, थर्ड कंपोनेंट्स है, अब तक हमने 2 कंपोनेंट्स क्लियर किए हैं, मीनिंग ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी एंड डेफिनेशंस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। अब इसका थर्ड जो कंसेप्ट है, नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, हम इसकी बात करते हैं। तो नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी की जब हम बात करेंगे तो नेचर में हम एक सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हैं कि जब हम क्लास में अपने बच्चों साथियों के साथ बैठते हैं तो हम वहाँ बात करते हैं कि इस साथी की नेचर इस तरह की, इसकी आदत इस तरह की कि ये समय पर स्कूल में आता है, ये हमेशा सच बोलता है, ये टाइम पर अब काम करता है, ये बहुत मेहनती है, इसका व्यवहार बहुत अच्छा है। तो ये उसकी नेचर में शामिल है। तो ये एक आपके एक साथी की नेचर हो सकती है। इसी तरह से जितने भी हमारे साइंसेज हैं, जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं, उनकी भी एक नेचर होती है। जैसे हम देखें कि इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का जो रिलेशन है वो आपकी फाइनेंस पॉलिसी एंड प्राइसेस से होता है, उसका संबंध अर्थनीति से और कीमतों से होता है। जो आपका भूशास्त्र है, जियोलॉजी है, का जो रिलेशन होता है वो रॉक से होता है, चट्टानों से हो सकता है। आपका जो वनस्पति शास्त्र है उसका संबंध पेड़ पौधों से हो सकता है। इतिहास का जो है तो जो हमारी परिघटनाएं हैं उनका समय के साथ उनका संबंध होता है। तो इसी तरह से अगर हम ह्यूमन ज्योग्राफी को देखें तो ह्यूमन ज्योग्राफी का जो सेंटर्ड पॉइंट है वो ह्यूमन, मानव है। ये मानव का अध्ययन करता है, मानव के द्वारा बनाई हुई जो कल्चरल जो एनवायरनमेंट है उसका अध्ययन। कोई भी फिनोमेना जो ह्यूमन ने डेवलप किया है वो कब क्या है, कहाँ है, क्यों है, व्हेन, व्हाई, वेयर, इन क्वेश्चनों के आंसर देना, बिल्कुल एक जस्टिफिकेशन के साथ इनका आंसर देना ही ह्यूमन ज्योग्राफी की नेचर कहलाता है। तो जब ह्यूमन ज्योग्राफी की नेचर की हम बात करते हैं तो ये धरातल पर जो मानवीय क्रियाकलाप है, जो ह्यूमन एक्टिविटीज है और उनके जो फिजिकल एनवायरनमेंट है उसके साथ जो इंटरेक्शन है, उससे जो भी कल्चरल
जो एनवायरनमेंट तैयार हुआ है उसको स्टडी करना ही ह्यूमन ज्योग्राफी कहलाता है। ये इसकी नेचर है। तो इसकी नेचर की हम 5 बातें मुख्य रूप से हम आपके सामने रख सकते हैं कि ह्यूमन ज्योग्राफी का जो सेंटर पॉइंट है, जो स्टडी का सेंटर है, वो ह्यूमन है। पहली जो इसकी नेचर है, पहली नेचर में ये बात सामने आती है कि ह्यूमन ज्योग्राफी का जो सेंटर पॉइंट है, स्टडी का जो सेंटर पॉइंट है, वो ह्यूमन है, मानव है। मानव भूगोल के अध्ययन का केंद्र बिंदु मानव। दूसरी जो इसकी नेचर की जो इम्पोर्टेंट बात आती है वो है कि मानव भूगोल एक सामाजिक विज्ञान है। ह्यूमन ज्योग्राफी इज द सोशल साइंस, सोशल साइंस, क्योंकि इसमें हम जो मानव द्वारा जो फिनोमेना तैयार किया जाता है वो सोशल साइंसेस से ज़्यादा रिलेटेड, उसको सोशल साइंस में हम रख सकते हैं, क्योंकि फिजिकल लॉज उसमें नहीं है। फिजिकल लॉ हम फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ के आए हैं, तो ये सोशल साइंस। तीसरी बात यह है कि ये ह्यूमन इकोलॉजी है। मानव भूगोल मूलतः मानव पारिस्थितिकी, ह्यूमन इकोलॉजी है। ये अर्थ को ह्यूमन के हैबिटेट के रूप में मानती है कि ये मानव का घर है, इस पर मानव रहता है और ये इसका अध्ययन करती है। तीसरा जो चौथा जो इसका नेचर का जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये रीजनल डिफरेंसेस पर बेस्ड है। जो अलग अलग क्षेत्रों में जो अलग अलग डिफरेंसेस पाए जाते हैं, कहीं का एनवायरनमेंट अलग है, जब एनवायरनमेंट अलग है तो वहाँ के रिलीजियस जो कल्चरल जो कस्टम्स हैं वो अलग होंगे, मकानों के टाइप अलग होंगे, वो सारी चीज़ें अलग अलग होती है। तो ये जो रीजनल जो डिफरेंसेस हैं, ये उनकी बात करते हैं। और जो आपका फिफ्थ पॉइंट है वो ये पार्थिव एकता। ये जो आपका जो धरातल पर जितना भी फिनोमेना पाया जाता है उसमें कंसिस्टेंसी, एक दूसरे से रिलेशन रिलेटेड है। वो कोई भी कंपोनेंट बिल्कुल अलग नहीं है, हम उसको अलग रख के बात नहीं कर सकते। अगर हम क्लाइमेट को अगर हम क्लाइमेट को पढ़ेंगे तो क्लाइमेट में और बहुत सारी चीजें शामिल होंगी। अगर हम किसी नगर का वर्णन करेंगे तो नगर के साथ में बहुत सारा नगर के जो आसपास का एनवायरनमेंट है उसको हमें देखना पड़ेगा। तो ये पार्थिव एकता से संबंधित। इस प्रकार मानव भूगोल की प्रकृति के विषय में हम जो मुख्यतः 5 बातें आपके रख सकते हैं कि मानव भूगोल का जो अध्ययन का केंद्र बिंदु है वो मानव है। मानव भूगोल एक सामाजिक विज्ञान है। नंबर 3, मानव भूगोल क्षेत्र भिन्नताओं पर आधारित है। नंबर 4, मानव भूगोल एक मानव पारिस्थितिकी है। और नंबर 5, ये पार्थिव एकता से संबंधित है। अगर आप अगर जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो थोड़ा देख सकते हैं कि ह्यूमन ज्योग्राफी का जो स्टडी का सेंटर पॉइंट वो ह्यूमन है। ह्यूमन ज्योग्राफी इज द ये ह्यूमन इकोलॉजी, इट इज ए सोशल साइंस। ये रिलेटेड आप जो आपके रीजनल डिफरेंसेस हैं उन पर से रिलेटेड है। और ये एक पार्थिव एकता, एक जो कंसिस्टेंसी में ये बिलीव करती है। तो ये 5 बातें आप इसके ह्यूमन ज्योग्राफी के नेचर के बारे में हम बता सकते हैं, क्योंकि सीबीएसई में कई बार ये क्वेश्चन आया है। जो नेचर के ऊपर जो क्वेश्चन आता है उसमें यही पूछा जा सकता है कि मानव भूगोल की प्रकृति का वर्णन कीजिए। तो अगर 5 नंबर का भी क्वेश्चन है तो हम उसको 5 पॉइंटों में एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो गिव द रेस्पॉन्स प्लीज। ओके, एक बार क्विक रिवीजन हम इसके ह्यूमन ज्योग्राफी की जो नेचर है इसके बारे में हम कर सकते हैं कि जब हम इसके नेचर की बात करते हैं तो ह्यूमन ज्योग्राफी के नेचर की 5 कैरेक्टरिस्टिक्स को हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मानव भूगोल के अध्ययन का केंद्र बिंदु मानव है। नंबर 2, मानव भूगोल मूलतः मानव पारिस्थितिकी है। नंबर 3, मानव भूगोल एक सामाजिक विज्ञान है। नंबर 4, मानव भूगोल के तत्व पार्थिव एकता से संबंधित है। और नंबर 5, मानव भूगोल क्षेत्रीय भिन्नताओं पर आधारित। तो ये 5 बातें आप ह्यूमन ज्योग्राफी की जो नेचर है उसके बारे में आप बता सकते हैं। नेक्स्ट तो इसका कंपोनेंट्स है वो इसका विषय क्षेत्र। ह्यूमन ज्योग्राफी का स्कोप क्या है, विषय क्षेत्र क्या है। देखिए, विषय क्षेत्र को जब हम समझते हैं तो विषय क्षेत्र के बारे में हम ये देखते हैं कि इसमें हमें पढ़ते क्या है।
क्या क्या चीज़ें, अब उसको हम ऑर्गेनाइज तरीके से एक जो डिवाइड करके पार्ट में डिवाइड करके आपके सामने रखते हैं। तो इसमें हम किन किन चीज़ों को पढ़ते हैं, क्या क्या इसमें हम पढ़ा जाता है, तो इसका स्कोप कहलाता है। इसमें सबसे पहला जो है पॉपुलेशन, इसका में देखा जाता है पॉपुलेशन हम पढ़ते हैं इसमें। दूसरा जो इसका स्कोप है वो है कल्चरल एनवायरनमेंट। और थर्ड जो इसका स्कोप की जो बात है वो कालिक अनुक्रम। कालिक अनुक्रम का मतलब ये है कि ये आपका ये टाइम टाइम के साथ में जो जो हिस्ट्री है, जो के किसी भी कंपोनेंट्स की जो हिस्ट्री होती है वो टाइम के साथ में डेवलप होती है, तो उसको पढ़ते हैं। इसके बाद में डिफरेंट जो हमारे रीजन है उनके बीच में जो रिलेशनशिप है उसको हम इसमें पढ़ते हैं। और आपका जो लास्ट पॉइंट है वो उसमें है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज उनकी प्लानिंग किस तरह से होती है, वो उनको डेवलप कैसे किया जाता है, तो ये ह्यूमन ज्योग्राफी का स्कोप है। अगर हम इसको थोड़ा सा और हम आगे देखें तो इसके बारे में हम 4-5 बातें इस तरह से रख सकते हैं। जब आप अपनी बुक खोलोगे तो बुक का जो हम जो चैप्टर्स देखेंगे, मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो ह्यूमन ज्योग्राफी है उसमें 10 चैप्टर्स हैं। तो ये 10 चैप्टर्स ही इसके स्कोप को बताते हैं। ये 10 चैप्टर्स ही इसके स्कोप को बताते हैं। जैसे पहला चैप्टर उसमें डेफिनेशन एंड नेचर के बाद में सबसे पहला जो चैप्टर था वो पॉपुलेशन। इसका मतलब ह्यूमन ज्योग्राफी में जो पढ़ते हैं उसमें सबसे पहला जो जो उसका कंटेंट है, जो उसका स्कोप है वो पॉपुलेशन। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन ग्रोथ, माइग्रेशन, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ते हैं। तो इसमें जो पॉपुलेशन और उसकी जो कैपेसिटी है, जो उसकी क्षमताएं हैं, उनका अध्ययन हम मानव भूगोल के अंतर्गत कर सकते हैं। तो इसके मानव भूगोल के क्षेत्र की जो पहली बात है वो किसी भी प्रदेश में जनसंख्या और उसकी क्षमताओं का अध्ययन किया जाता है। तो ज्योग्राफी में हम किसी भी रीजन में जो रहने वाले पॉपुलेशन है और उसकी क्या एबिलिटीज हैं उनका हम अध्ययन मानव भूगोल में करते हैं। दूसरी जो बात है इसमें कि किसी भी क्षेत्र में जो हमारे नेचुरल रिसोर्स हैं उनकी प्लानिंग किस तरह से है, उनका यूज किस तरह से हो रहा है, उसको पढ़ते हैं। क्योंकि जब आप उसको आगे देखते हैं तो उसमें ह्यूमन डेवलपमेंट, आपका प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी जो उसमें है, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ते हैं। तो सेकंड जो इसका पार्ट है इसमें हमें क्या क्या रिसोर्स हैं, उनकी हम प्लानिंग कैसे करते हैं, उनका यूज कैसे होता है, ये सेकंड पार्ट है जो ह्यूमन ज्योग्राफी के स्कोप में आता है। जैसे आपके खनिज हैं, एग्रीकल्चर है, और आपके आपके जितने भी नेचुरल रिसोर्स हैं इनको हम इसके अंदर पढ़ते हैं। इसके बाद थर्ड जो इसकी बात है वो है कि इस नेचुरल रिसोर्स की सहायता से जो हमने कल्चरल जो एनवायरनमेंट तैयार किया उसको किया जाता है। जैसे एग्रीकल्चर से विलेज डेवलप हुए हैं, विलेज का एक फिनोमेना डेवलप हुआ है, आपका ट्रेड से आपके शहर डेवलप हुए हैं, रोड्स बने हैं। तो ये जो आपका नेचुरल रिसोर्स की सहायता से जो भी आपका कल्चरल एनवायरनमेंट तैयार किया गया है इसका स्टडी हम इसमें करते हैं। फिर अलग अलग रीजन्स में जो लोग रहते हैं वो एनवायरनमेंट के साथ कैसे मिक्सअप होके चलते हैं, कैसे एडोप्टेशन या उसका जो कोरिलेशन के साथ करके कैसे चलते हैं। तो वातावरण समायोजन का अध्ययन इसमें किया जाता है। इसके बाद समायोजन के कालिक अनुक्रम का अध्ययन किया जाता है कि ये जो भी फिनोमेना तैयार हुआ है इसके विकास की दिशा क्या है, किस दौर से गुजर के यहाँ तक तैयार हुआ है, तो इनका अध्ययन हम करते हैं। और इंटर रिलेशनशिप, अलग अलग जो रीजन है उनके इंटर रिलेशनशिप का अध्ययन इसमें किया जाता है। तो इनकी बातों को हम इस तरह से 6 पॉइंटों में हम डिवाइड करके कर सकते हैं। पहला पॉइंट हो सकता है कि किसी प्रदेश की जनसंख्या और उसकी क्षमताओं का अध्ययन किया जाता है मानव भूगोल के अंतर्गत। दूसरी बात, प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों तथा उसके नियोजन व उपभोग का वर्णन किया जाता है। प्राकृतिक संसाधनों की सहायता से उत्पन्न किए गए सांस्कृतिक वातावरण का अध्ययन किया जाता है। और प्रदेश में मानव द्वारा वातावरण समायोजन का अध्ययन किया जाता है। तो इसके आगे वातावरण समायोजन के कालिक अनुक्रम का अध्ययन किया जाता है और प्रदेशों के बीच संबंधों का अध्ययन इसके अंतर्गत हम करते हैं। 6 बातें आप इसके मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका 2017 में आया था कि मानव भूगोल के विषय क्षेत्र की इन 3 बातों का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन एनी 3 मेन फैक्ट्स ऑफ स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो इस तरह से एक क्वेश्चन एक आया हुआ है आपके बोर्ड में, तो उसमें से हम इनको भी पॉइंट्स में इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ह्यूमन ज्योग्राफी का जो क्या स्कोप है
इसके बारे में मैं समझता हूँ ये बात आपके क्लियर हो गई होगी। आगे अगर थोड़ा सा मुझे रेस्पॉन्स मिल जाए, पता लगे कि ये आपकी समझ में आ गया है, तो फिर मैं आगे बढ़ूँ। प्लीज आप इसका मुझे रेस्पॉन्स दें, ये चीज़ समझ में आई है कि नहीं आई। ओके, मैं ऐसे दोबारा रिवाइज करता हूँ, आप दोबारा इसको देख लें। विषय क्षेत्र की जब हम बात करते हैं किसी भी सब्जेक्ट की, तो उसमें हमें ये देखना होता है कि हम इसमें क्या क्या पढ़ते हैं। आपने जब मानव भूगोल की बुक्स को अगर देखेंगे, तो आपका जो पहला चैप्टर है, जब आपके जो पाठ्यक्रम को देखेंगे, तो उसी में आपको 10 चैप्टर मिलेंगे। पहला चैप्टर आपको पॉपुलेशन का मिलेगा, दूसरा चैप्टर ह्यूमन डेवलपमेंट का मिलेगा, तीसरा पॉपुलेशन कंपोजिशन का मिलेगा। ये तीनों चैप्टर जो संबंधित हैं, ये पॉपुलेशन से संबंधित। तो पहली बात हम जो इसके विषय क्षेत्र की करेंगे, स्कोप की करेंगे, तो उसमें किसी प्रदेश में जो पॉपुलेशन है उसका अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है। पॉपुलेशन में डेंसिटी किस तरह से है, डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से, ग्रोथ किस तरह से हो रही है, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कितने चाइल्ड हैं, उनकी एजुकेशन क्या है, कहाँ से आकर बसे हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम उनकी एबिलिटीज की का जो अध्ययन है हम वो मानव भूगोल में करते हैं। तो पहला स्कोप का जो पहला पॉइंट है कि किसी प्रदेश की जनसंख्या और उसकी क्षमताओं का अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है। दूसरी जो बात आती है कि किसी रीजन में, किसी प्रदेश में जो नेचुरल रिसोर्स हैं उनकी किस तरह से प्लानिंग हो रही है, कैसे उनका यूज हो रहा है, क्या नेचुरल रिसोर्स हैं, कैसे कैसे उनकी प्लानिंग का क्या क्या है, कैसे हम उनका यूज कर रहे हैं। तो कौन कौन से नेचुरल रिसोर्स हैं, कहाँ पर कृषि हो रही है, कहाँ पर खनिज पाए जा रहे हैं, कहाँ पर ऊर्जा खनिज हैं, और कैसे ये निकाले जा रहे हैं, इनका यूज कैसे हो रहा है, ये वहीं यूज होता है या हम इनका निर्यात कर देते हैं, या हम इनको अपने कारखाने फैक्ट्रियों में इस्तेमाल करते हैं, तब तैयार माल हम निर्यात करते हैं। तो ये सारे जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनकी प्लानिंग कैसे है, उनका यूज कैसे हो रहा है, ये सेकंड पॉइंट है आप मेंशन कर सकते हैं ज्योग्राफी के स्कोप में। थर्ड जो पॉइंट है वो ये बताया जा सकता है कि भी नेचुरल रिसोर्स की मदद से जो कल्चरल एनवायरनमेंट तैयार हुआ है, हमने ट्रेड डेवलप किया है, हमने मार्केटिंग डेवलप की है, हमारा बैंकिंग सिस्टम डेवलप हुआ है, हमारा ट्रांसपोर्ट डेवलप हुआ है, हमारा कम्युनिकेशन डेवलप हुआ है। आज पूरा वर्ल्ड ग्लोबलाइजेशन में बिल्कुल एक गांव जैसा बन गया है। तो ये सारा जो कल्चरल फिनोमेना तैयार हुआ है, इसकी स्टडी हम ह्यूमन ज्योग्राफी में करते हैं। तो ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें भी हम ज्योग्राफी के अंदर, ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो थर्ड पॉइंट। चौथा जो पॉइंट है, तो ये एनवायरनमेंट के साथ रिलेशनशिप का है कि हम इसके साथ कैसे साथ 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 सामंजस्य के साथ रहते हैं। हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम पर्यावरण प्रदूषण की बात करते हैं। तो ये हमारा एनवायरनमेंट के साथ में रिलेशन जो है किस तरह से होना चाहिए, क्या हमारा रिलेशन है, हमने कितना नुकसान पर्यावरण को पहुंचाया है, क्या हमें करना चाहिए जिससे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ को चलें। तो जो एनवायरनमेंट के साथ जो कोरिलेट होकर चलना, सस्टेनेबिलिटी के साथ चलना, इसका भी अध्ययन हम मानव भूगोल के अंतर्गत करते हैं। चौथी जो बात है कि वातावरण के समायोजन का कालिक अनुक्रम। जब हम एनवायरनमेंट के साथ चलते हैं, उसके साथ मिलकर चलते हैं, तो इस समय के इसका एक इतिहास होता है। पहले हमने बहुत अपने रिसोर्सेज को बड़े ज़बरदस्त तरीके से यूज किया है, हमने चारों तरफ तो सारे रिसोर्स ऐसे हैं कि जिनकी वजह से पोल्यूशन हुआ है, हमारा पर्यावरण खराब हुआ है। अब हम धीरे धीरे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। तो ये हिस्ट्री जो इसकी है, जो कल्चरल एनवायरनमेंट तैयार हुआ है, इसकी जो हिस्ट्री है, इसका अध्ययन हम मानव भूगोल के अंतर्गत करते हैं। और जो अलग अलग प्रदेश हैं, डिफरेंट जो रीजन्स हैं, उनमें जो रिलेशनशिप है आपस में संबंध है कि एक आगे है, पीछे है, ये हमारे विकास में आगे निकल गया है, ये एरिया पीछे रह गया है, कि क्या कारण है, या एक दूसरे का संबंध किस तरह से है। तो इनका अध्ययन हम मानव भूगोल के अंतर्गत करते हैं। तो ये 6 बात हम मानव भूगोल के अध्ययन में हम रख सकते हैं। किसी प्रदेश की जनसंख्या और उसकी क्षमताओं का अध्ययन। नंबर 2, प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों तथा उनके नियोजन व उपभोग का अध्ययन।
अध्ययन, नंबर 3 प्राकृतिक संसाधनों की सहायता से उत्पन्न किए गए सांस्कृतिक वातावरण का अध्ययन, और नंबर 4 प्रदेश में मानव द्वारा वातावरण समायोजन का अध्ययन, और नंबर 5 वातावरण समायोजन के कालिक अनुक्रम का अध्ययन, और नंबर 6 अन्य प्रदेशों से संबंध का। तो ये 6 मुख्य बातें मानव भूगोल के क्षेत्र के बारे में। नेक्स्ट, अब हमें बात करनी है भूगोल के टाइम पीरियड के हिसाब से भूगोल के डेवलपमेंट की, कि भूगोल का डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ है। तो ये दरअसल आपका जो पार्ट है ये थोड़ा सा हटके है, क्योंकि बुक में इसके ऊपर ज़्यादा चर्चा, सीबीएसई के सिलेबस के हिसाब से ज़्यादा चर्चा नहीं की गई, लेकिन इसको जानना हमें ज़रूरी है कि टाइम कॉरिडोर में जो आपकी ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, इसको ये कैसे रही है, किस तरह से इसका डेवलपमेंट हुआ। भूगोल को हम उसी दिन से पढ़ते रहे हैं, उसी दिन से हम समझते रहे हैं जब से धरातल पर इंसान ने जन्म लिया, लेकिन पहले इसकी स्टडी अलग सब्जेक्ट के रूप में नहीं होती थी। इतिहास, भूगोल, ये सारी चीजें सब एक साथ मिक्सअप होकर पढ़ती थी। मानव भूगोल एक सब्जेक्ट के रूप में 18वीं शताब्दी के बाद डेवलप हुआ। इससे पहले ये ज्योग्राफी के साथ में ही इसको हम पढ़ते हैं, क्योंकि वातावरण का प्रभाव उसी दिन से है जिस दिन से इंसान धरातल पर आया। तो समय के टाइम पीरियड में हम मानव भूगोल को 3 भागों में बांट के हम इसको कर सकते हैं। पहला है एंशिएंट पीरियड, प्राचीन काल। प्राचीन काल में मानव भूगोल का कैसा रहा, तो उसमें सबसे पहली बात ये थी कि जो इंटरेक्शन था आपस में, लोगों के बीच में, अलग अलग एरियाज में जो लोग रहते थे उनके बीच में जो इंटरेक्शन था वो बहुत कम था, बहुत कम इंटरेक्शन था, क्योंकि मीन्स ऑफ मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं थे, मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन इतना नहीं था। बस एक लिमिटेड एरिया में आदमी घूम फिर सकता था, लिमिटेड एरिया के लोगों से आप मिल सकता था, तो जो इंटरेक्शन था विभिन्न सोसाइटीज के बीच, विभिन्न लोगों के बीच, वो बहुत कम से कम, लो, बिल्कुल कम था। दूसरी बात, टेक्नोलॉजी का जो स्टैंडर्ड था वो बहुत नीचा था, बहुत सिंपल सी टेक्नोलॉजी, उनके अपने पत्थर के औजार, हथियार, लकड़ी के औजार, इस तरह से उनके जो टेक्निकल ज्ञान था, वो परिवहन के नाम पर अपने पशुओं के साथ गाड़ियां, और इस तरह से पैदल चलना, गाड़ियों से चलना, पशुओं की सहायता से यात्रा करना, तो ये सिंपल सी जो टेक्नोलॉजी थी ये थी। और उस टाइम जो इंसान की जो जिंदगी थी, जो उस पर पर्यावरण की छाप थी, प्रकृति जैसे कहती थी वो वैसे उसके हिसाब से चलता था। उसके मकान, उसका पहनना, उसका खाना, उस सब पर जो छाप थी वो उसके एनवायरनमेंट की। क्योंकि हम अपने अगर प्राचीन जो हमारा जो लिटरेचर है, अगर उसको हम देखें, वेद को देखें, पुराणों को देखें, और किसी भी हम सभ्यता का अगर देखें, चाइना का देखें, इंडिया का देखें, आपको मेसोपोटामिया का देखें, तो उसमें आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। सूर्य देवता की पूजा करते हुए, पेड़ों की पूजा करते हुए, पशुओं की पूजा करते हुए, तो ये हम प्रकृति की पूजा करते थे, ये प्रकृति को मानते थे, प्रकृति को माता कह के बुलाते थे, उसकी पूजा अर्चना करते थे, और सभी सभ्यताओं के लोग उस टाइम इस तरह से करते थे। तो ये प्राचीन काल की जो ज्योग्राफी, जो ह्यूमन ज्योग्राफी थी, उसकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स थी कि इंटरेक्शन बहुत लो था, निम्न था, कम था। जो टेक्नोलॉजी का जो स्टैंडर्ड था वो लो था। चारों तरफ जो कंट्रोलिंग पावर थी वो एनवायरनमेंट की थी। लोग सभी इसकी जो प्रे करते थे, जो हमारे नेचर थे, नेचर को हम धरती माता और इस तरह से कहते थे। और उस टाइम के थेल्स, एनेक्जिमेंडर, हेरोडोटस, वो ये इस वक्त के प्रमुख भूगोल नेता। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स आप भूगोल की बता सकते हैं जो प्राचीन काल के जो भूगोल था उसके बारे में। उसके बाद मध्यकाल आ जाता है। मध्यकाल में लोगों का थोड़ा मूवमेंट बढ़ जाता है, जो आपके जो नेविगेशन है, टेक्नोलॉजी है और कैपेसिटी है, ये थोड़ा बढ़ जाती है, लोगों के विचार खुलने लगते हैं, अलग अलग चीज़ों के बारे में जानकारी होने लगती है, तो लोगों के जो इंट्रैक्शन का उसका दायरा बढ़ जाता है और ट्रेड शुरू हो जाता है। एग्रीकल्चर के बाद में ट्रेड शुरू हो जाता है, और ट्रेड ने जो आपका कॉलोनियलिज्म को बढ़ावा दिया, और इससे नए नए देशों की खोज की गई। वास्को डी गामा ने यात्रा की और अमेरिका को खोज, मुझे भारत आ गया। कोलंबस ने अमेरिका खोजा, और बहुत सारे ऐसे जो खोजी यात्री जिन्होंने संसार के जो बहुत सारे नए नए क्षेत्र थे उनको खोजा इस दौरान। अब जो ज्योग्राफी की जो स्टडी थी
वो अलग अलग प्रदेशों का प्रादेशिक आधार पर ये प्रदेश कैसा है, रीजनल स्टडी पर जोर दिया जाता है कि इस प्रदेश की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इस प्रदेश की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये चीजें आने लगी। और अन्वेषण, आप खोज करने लगे और प्रादेशिक विश्लेषण करने लगे और इन्हीं विकसित पृथ्वी को समझे, सरफेस को समझने में सहायता मिलने लगी। अल मसूदी, मार्को पोलो, वॉरेनियस, मर्केटर इस दौर के प्रमुख भूगोलवेता हैं। तो प्राचीन काल और मध्यकाल में आप देख सकते हैं कि जैसे प्राचीन काल में लोगों का जो इंटरेक्शन था वो कम था, तकनीकी ज्ञान का लेवल कम था। वहां पर आज जो भी लोग थे वो चारों तरफ वातावरण की छाप ज्यादा थी और सभी लोग प्रकृति की पूजा करते थे। थेल्स, एनेक्जिमेंटर ये इसके वो थे। जब इसका हम कंपेरिजन मध्यकाल से करते हैं तो मध्यकाल में बिल्कुल थोड़ा सा एक अलग तरह का सिस्टम हो गया। मौसम चालन संबंधी कुशलताएं विकसित हो गई, तकनीकी ज्ञान में वृद्धि हो गई, लोगों की दक्षता बढ़ गई और अब दूसरे क्षेत्रों के बारे में भी जानकारी बढ़ने लगी, खुलने लगी। इसके बाद व्यापार शुरू हो गया। व्यापार की जो रुचियां थी कि हम ज्यादा ज्यादा ट्रेड करें, ज्यादा ज्यादा शक्तिशाली हों, इन्होंने कॉलोनिज्म को बढ़ावा दिया और इस कॉलोनिज्म के वजह से नए नए देश खोजे गए, लोगों ने यात्राएं की और यात्राओं में नए नए देशों का, नए नए क्षेत्रों का पता लगा, नए नए रिसोर्सेज तलाश किए गए। और अब जो ज्योग्राफी की जो स्टडी थी वो रीजनल बेस पे आ गई कि जो अब एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र से किस प्रकार भिन्न है, वहाँ पर किस प्रकार के डिफरेंसेज दो क्षेत्रों के बीच पाए जाते हैं। ये इसका मुख्य केंद्र बिंदु भूगोल का हो गया। अल मसूदी, मार्को पोलो, वॉरेनियस, मर्केटर ये इस टाइम के प्रमुख भूगोल वेता है। अब मॉडर्न जो युग है ये 18वीं शताब्दी के बाद में शुरू होता है और इसमें जो ह्यूमन ज्योग्राफी है ये बिल्कुल एक अलग सब्जेक्ट के रूप में आ जाती है। अब इसको भौतिक भूगोल से अलग सेपरेट किया जाता है और इसका श्रेय जाता है फ्रेडरिक रेडजेल। फ्रेडरिक रेडजेल ने इसको बिल्कुल एक अलग सब्जेक्ट के रूप में स्थापित किया है, मानव भूगोल। इनके साथ में हमबोल्ट, रिटर, प्रोबेल, फेरोल, अरिस्टोटल ये प्रमुख भूगोलवेता थे जिन्होंने ये समय समय पर मानव भूगोल के क्षेत्र में योगदान दिया और इसको एक अलग विषय के रूप में स्टेबल किया। सबसे ज्यादा जर्मनी, फ्रांस में मानव भूगोल के ऊपर काम हुआ। जर्मन स्कूल ऑफ थॉट, फ्रांस स्कूल ऑफ थॉट ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में काफी ये काम करके आए हैं और इसके अलावा ब्रिटेन और अमेरिका के प्रमुख भूगोलवेताओं ने इसमें योगदान दिया। तीन बड़ी विचारधाराएं इस मॉडर्न एज में ह्यूमन ज्योग्राफी में डेवलप हुई हैं। निश्चयवाद, संभववाद और नव निश्चयवाद जैसी धाराओं का विकास हुआ और 1930 के बाद में इसमें कल्चरल और इकोनॉमिक ज्योग्राफी के रूप में दो ब्रांच और इसकी अलग हो गई। कल्चरल ज्योग्राफी अलग हो गई और इकोनॉमिक ज्योग्राफी इससे बिल्कुल इससे अलग हो गई और इसकी ब्रांचें बढ़ती चली गई। फिर पॉलिटिकल ज्योग्राफी आपका में हो गया, तो इसकी अलग अलग ब्रांचें बढ़ती चलेगी और 17 के बाद में इसमें अलग से कुछ नए थॉट्स जो आपके आने लगे, नई नई विचारधाराएं इसमें कल्याणपरक, अमूलवादी और व्यवहारवादी, ये सारी बिहेवियरल अप्रोच आपकी, ये सारी अप्रोच इसमें आने लगी। तो ये मॉडर्न एज की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आप इनको तीन भागों में कर सकते हैं कि प्राचीन काल में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मध्यकाल में क्या क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स रही हैं और आधुनिक काल में इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रही हैं। इस तरह से ये कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि टाइम के साथ साथ ज्योग्राफी में क्या क्या चेंज हुए हैं या इसकी जो जर्नी है इसके डेवलपमेंट की वो किस तरह से रही है। तो इस तरह से भी हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप थोड़ा सा मुझे बताएं कि ये कंसेप्ट आपका थोड़ा क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है। आप टूल के जरिए आप इसको मुझे थोड़ा सूचित करें जिससे मैं आगे बढ़ूं। ओके, मैं इसे दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। एक रिवीजन हम दोबारा कर लेते हैं।
हम मानव भूगोल के डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम इसको 3 भागों में बांटते हैं। प्राचीन काल में ह्यूमन ज्योग्राफी का की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रही हैं, उसमें आप ये मुख्यतः 5 बातें आप बता सकते हैं कि विभिन्न समाजों के बीच अन्योन्य क्रियाएं, इंटरैक्शन, अन्योन्य क्रिया मीन्स एक्शन इंटरैक्शन बहुत कम रहा। क्यों? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये रहा है कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं थे, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं थे। एक लोगों के घूमने का एक लिमिटेड दायरा था, तो एक लिमिटेड क्षेत्र के लोगों से ही मिल पाते थे। तो हम पूरी बातों को एक सेंटेंस में कह सकते हैं कि विभिन्न सोसाइटीज के बीच में जो इंटरेक्शन था वो बहुत कम। सेकंड जो हम बात कर सकते हैं कि टेक्नोलॉजी का जो स्टैंडर्ड था, जो टेक्नोलॉजी थी वो बहुत सिंपल टेक्नोलॉजी उस वक्त, तकनीकी ज्ञान लोगों के पास उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था। बहुत सिंपल सी टेक्नोलॉजी से और सिंपल तरीके से वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। तीसरी बात ये थी कि भाई इसमें चारों तरफ जो लोगों का रहना, खाना पीना, तो जो भी था उस पर पूरी एनवायरनमेंट के कंट्रोल में था। जैसे जहाँ का एनवायरनमेंट होता था उसी के हिसाब से वहाँ लोग रहते थे। चौथी बात ये थी कि वो सब प्रकृति की पूजा अर्चना करते थे, प्रकृति को भगवान मानते थे, वो अपने आप को प्रकृति की देन समझते थे। तो ये आप इसके बारे में बता सकते हैं। और ये इसके थेस, एनेक्सिमेंडर, हेरोडोटस, हेकेटियस, स्ट्रैबो इसके प्रमुख भूगोलविद हैं। तो अगर ये पूछा जाता है कि मानव भूगोल के विकास का जो प्राचीन काल है उसकी किन्हीं 5 विशेषताओं का वर्णन कीजिए, तो अब ये 5 पॉइंट आप इस तरह से रख सकते हैं कि विभिन्न समाजों के बीच अन्योन्य क्रिया कम थी, तकनीकी ज्ञान का स्तर निम्न था, चारों तरफ प्राकृतिक पर्यावरण की छाप थी, लोग प्रकृति की पूजा अर्चना करते थे। थेल्स, अनेक्सिमेंडर, हेरोडोटस, हिकेटियस ये इसके प्रमुख भूगोल थे। तो प्राचीन काल की 5 कैरेक्टरिस्टिक्स आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। दूसरा काल आ जाता है मध्यकाल। मध्यकाल की जो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आप इस तरह से बताई जा सकती हैं कि मध्यकाल में आपका ये नौ संचालन संबंधी, नेविएशन, समुद्रों में यात्राएं करना, समुद्रों में नावें चलाना, तो ये टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी थी। तकनीकी ज्ञान बढ़ गया था, लोगों की टेक्निकल क्षमता जो थी उसमें बढ़ने लगी थी, और अब लोग के जो जानकारी का क्षेत्र था वो नए नए क्षेत्र खुलने लगे, लोगों की जानकारी का दायरा बढ़ने लगा, लोगों के मिलने जुलने का दायरा बढ़ने लगा, और लोगों ने एग्रीकल्चर के साथ साथ में ट्रेड शुरू कर दिया। अब ट्रेड की जो रुचि थी, उन्होंने उपनिवेशीकरण, दूसरे देशों पर कब्जा करना, अपने अपने उपनिवेश बनाना, इसकी चाह को बढ़ाया, नेशनलिज्म बढ़ा, उपनिवेशीकरण की चाह बढ़ी, लोगों ने नए नए क्षेत्रों को खोजा, जो इन पर कब्जे कर लिए, अब उनसे अलग कब्जे करने के लिए नए नए देशों की खोज की जाने लगी। तो यात्राएं हुई इसमें, और यात्राओं का वर्णन ही भूगोल में किया जाता है। तीसरी बात आगे कि अब जो स्टडी थी ज्योग्राफी की वो प्रादेशिक आधार पर हो गई। ये प्रदेश और ये प्रदेश, इन दोनों में क्या भिन्नताएं हैं, क्या समानताएं हैं, भिन्नताओं के कारण क्या है, क्यों ये भिन्नताएं हो रही है। तो इस तरह से तीसरा पॉइंट हो सकता है। चौथा ये कि अन्वेषण, विवरण और प्रादेशिक विश्लेषण की विधियों को पृथ्वी में और समझने के लिए इन विधियों का यूज किया जाए। खोजा, उसका विवरण लिखा, जो डायरीज लिखते थे कि मैं वहाँ गया, वहाँ ऐसे लोग रहते थे, ये वहाँ का पर्यावरण था, ऐसा खाते थे, ये पीते थे, ये खोजी विवरण कहलाते हैं। ये खोजी विवरण कहलाते हैं। और इसके बाद में आपस में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र का विश्लेषण किया जाने लगा, उनको समझने में सहायता होने लगी। तो इस तरह से ज्योग्राफी की स्टडी हो गई। अल मसूदी, मार्को पोलो, वॉरेनियस, मर्केटर ये इसके बड़े मेन ज्योग्राफर्स इस टाइम के कहे जाते हैं। इसके बाद जो आपका आधुनिक काल है, आधुनिक काल 18वीं शताब्दी के बाद का काल है, और इसमें मानव भूगोल बिल्कुल एक अलग विषय के रूप में इस प्रतिस्थापित हो जाता है। इस काम को करने वाले ये रेड्सेल हैं। इसके अलावा हमबोल्ट, कार्ल रिटर, फ्रोबेल, फेरेल, इन्होंने भी बहुत बड़ा योगदान मानव भूगोल के क्षेत्र में दिया है। जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका, इन देश के भूगोलवेताओं का विशेष योगदान मानव भूगोल के क्षेत्र में रहा है। निश्चयवाद, संभववाद, नव निश्चयवाद, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म, न्यू डिटर्मिनिज्म जैसी विचारधाराओं का जन्म इस टाइम में हुआ। 1930 के बाद में ज्योग्राफी की 2 ब्रांच डेवलप हो गई, इकोनॉमिक ज्योग्राफी एंड कल्चरल ज्योग्राफी। ठीक, 70 के बाद में इसमें अलग अलग और कुछ नई नई विचारधाराएं आने लगी। कल्याणपरक विचारधारा, उसके बाद में अमूलवादी, फिर व्यवहारवादी, इन विचारधाराओं का जन्म इसमें होने लगा। तो ये
आधुनिक काल की विशेषताएं हैं। मैं समझता हूँ अभी ये क्लियर हो, आपके समझ में आ गया होगा। इसमें थोड़ा सा आप क्लियर हुए कि नहीं हुए, थोड़ा सा मुझे रिस्पॉन्स दें इसका, ताकि अगले कंटेंट पर भी बात की जा सके। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट कंटेंट जो अगला जो हेलो, we will attend to in English also from the coming class. yes sir. Hopefully at least you all could understand the topic and subject that Abrar Sahab has spoken about. In the next classes, we'll try to work and get across to in English also. हेलो अबरार साहब, आप चैट रूम में देखते रहिएगा, जो भी कमेंट कर रहे हैं या कुछ चाहिए तो आपको पता लग जाएगा, तो कि आप कुछ चीजों के बारे में बात कर सकते हैं अगर वो कुछ पूछ रहे हैं तो। ओके सर, चैट रूम जरूर जरूर इंग्लिश को भी करेंगे अगली बार, आप चिंता ना करें। हर एक टीचर का पहली बार है, पहली क्लास है, सेकंड क्लास से अच्छे हो जाएंगे। यस यस, we will surely do in English too. Hope you're all enjoying the classes. These classes, hope it has reached you and is empowering you. आपको ये सारे क्लासेस अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, वो बताइएगा। थम्स अप और स्माइली और आप देखिए टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपके पास पहुंच रहा है, बहुत कोशिश कर रहे हैं, सारे टीचर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं। ऑल टीचर्स आर पुटिंग लॉट ऑफ एफर्ट टू रीच यू। दे आर ट्राइंग टू हेल्प ईच वन ऑफ यू टू बी बेटर and use the time well. This is a class 12, 1 year. You got to all put a lot of effort, and we are putting a lot of effort to reach you out. Make sure you all study, read, revise. As I told you other day also, the first revision within 6 hours, second revision within 24 hours. That will make a huge difference for you. Pick up your subject, pick up your textbook downloaded if you have, then study it. कृपया पढ़िएगा, पहली बार 6 घंटे में रिवाइज कीजिएगा, दूसरी बार 24 घंटे में कर दीजिएगा हर एक सब्जेक्ट का। आखिर तो हमारा एक या दो सब्जेक्ट ही हर दिन हो रहा है। ओके, very nice, thank you, yeah, it's really helpful one. I am also enjoying after almost 40 years after I passed out class 12. I am sitting here, I am enjoying too.